Good evening everyone. A very good evening to all of you बच्चों and welcome back to Creatrix YouTube channel. We are live in the लक्ष्य बैच 2.0 कंट्रोल सिस्टम्स। तो बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके इस सीरीज का। कल हम लोगों ने एक धमाकेदार शुरुआत की थी कंट्रोल की और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। जैसा मैंने देखा कि व्यूज काफी अच्छा आया, तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, दे आर एक्चुअली वॉचिंग इट। लेकिन बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आप लोगों को डेली बेसिस पे इतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा कि आप ओवरवेल्म हो जाओ, आप एकदम ही उसको फॉलो ना कर पाओ। ग्रेजुअली चलेंगे और चीजों को कंसाइज वे में करेंगे। कंसाइज वे में ऐसे कि जबरदस्ती का रायता नहीं फैलाएंगे कि जबरदस्ती हम किसी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा ड्रैग करें। आपको हर टॉपिक में उतना अमाउंट ऑफ कंटेंट, उतना अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाएगा विच इज नेसेसरी टू क्रैक एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम जहां कंट्रोल सिस्टम आता है उसे क्रैक करने के लिए जितना आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है उतना दिया जाएगा, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज भी कर पाओ और इस सब्जेक्ट को रिटेन कर पाओ। अगर बहुत ज्यादा रायता फैला देंगे तो फिर क्या होता है ना कि बाद में चीजें याद रखना बहुत टफ हो जाता है और उनको फिर आप एग्जाम तक लेके नहीं जा पाते हो। अभी तो बहुत अच्छा लगता है कि ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, लेकिन इवेंचुअली बेटा प्रॉब्लम गेट के अंदर सबसे बड़ा यही है कि 1000-1200 घंटे का सिलेबस है और 1000-1200 घंटे का सिलेबस कोई भी बच्चा एट अ टाइम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट याद रख पाए, बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं जो है ना आपको कंट्रोल सिस्टम का प्री रिक्विजिट कराने वाला हूं, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सिग्नल नहीं कवर किया होगा कंट्रोल में आने से पहले। तो चलो यार शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे बारे में देखो यार, मेरे सारे बच्चे तो ये जानते ही हैं, लेकिन क्या होता है जब भी हम नए इनिशिएटिव्स लाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़ते हैं, जो इस चैनल के बारे में पहली बार जानते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके एजुकेटर कौन है। दूसरी बात पता है क्या यार, मैं ये मानता हूं कि इस चैनल ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की लाइफ में जितना मेजर चेंज लाया होगा ना, शायद और कोई चीज कभी लाई ही ना हो। ठीक है, आज की डेट में बेटा कॉलेज का हर बच्चा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है वो इस चैनल के माध्यम से अपनी नॉलेज को ना ही तो डीप कर रहा है, बल्कि साथ साथ कॉलेज के एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मचा रहा है, अच्छी जॉब भी पा रहा है। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं दे आर बेसिकली क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, है ना। एक नई तरह का हम लोग देख रहे हैं इंजीनियर बनते हुए, जहां अब एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को या फिर एक एकदम लोकल कॉलेज के बच्चे को भी ना उतना नॉलेज है कि वो अपनी इंजीनियरिंग समझता है, ना सिर्फ समझता है बल्कि इंटरेस्ट भी ले रहा है। यार आप ये देखो, इंटरेस्ट भी आ रहा है बच्चों को आज की डेट में इंजीनियरिंग करने में, क्योंकि कंसेप्ट समझ आने शुरू हो गए ना, चीजों का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिखने लगा, ये समझ आना शुरू हो गया कि इंजीनियरिंग चीज क्या है। पहले क्या होता था कि यार बस रट लो, किसी तरह से एग्जाम पास कर लो, लेकिन अब आप आज की डेट में देखो तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे सीखना चाहते हैं, खुद डिमांड करते हैं हमको ये सिखाओ अच्छे से। और देखो यार इसी के अंदर आपके लिए ना मेरे पास सारी की सारी अपनी स्पेशल क्लासेस भी हैं। जो भी मैंने स्पेशल क्लासेस आज तक डिलीवर किए ना यार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो आप जाइए, और अगर आप अनअकैडमी ऐप नहीं रखे हैं बेटा अपने फोन में तो अनअकैडमी ऐप डाल लो, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। कल मैंने आपको कोर्स के स्ट्रक्चर में भी समझाया था कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस सेशन लगा दूंगा, कंट्रोल के कुछ क्विजेस लगा दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें अनअकैडमी ऐप पे होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इच्छा भी होगी यार टेस्ट देने की, जो चीजें आप सीख रहे हो उसका प्रॉपर गेट इंटरफेस पे आप टेस्ट देना चाहोगे। अगर ये सारी चीजें आप चाहते हो बेटा तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में अनअकैडमी ऐप रखना है, और अनअकैडमी ऐप पे कोई भी चीज कभी भी अगर अनलॉक करनी है तो इस लिंक के अंदर ही ताला की चाबी है बेटा, दैट इज अंकित ESE। अनअकैडमी के हर ताले की एक चाबी है अंकित ESE। जहां कोई चीज ओपन ना हो रही हो, कोड मांग रहा हो, लगा देना अंकित ESE। ठीक है, चलो तो शुरू करें यार। आज हम लोग बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की। किसके बारे में बात करेंगे? लैपलास के बारे में। बहुत सारे बच्चों को यार देखो एक बेसिक आइडिया होगा लैपलास का, मैं ऐसा भी नहीं कहता आपको पता ही नहीं होगा कैसे होता है क्या होता है, ऐसा नहीं है, पता आपको होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी नॉलेज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाऊं और लैपलास इस वे में हम कवर करें कि आगे जब मैं आपको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कराऊं या फिर मैं आपसे स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं यहां से जो लैपलास के बेसिक हम पढ़ रहे हैं ना उनको कोरिलेट कर पाए।
यानी देखो क्या है, कंट्रोल सिस्टम की जो जड़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं सिग्नल सिस्टम में जाती हैं, स्पेशली लैप्लास में जाती हैं। तो जब आप लैप्लास अच्छा कर लेते हो और फिर कंट्रोल सिस्टम उससे रिलेट करके पढ़ते हो तो आपको फीलिंग अलग लेवल पे आती है। देखो क्या होता है बेटा, जब भी कभी इंजीनियरिंग आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी ना एक एक सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली तैयार मत करो। आप सब्जेक्ट्स के बीच का लिंक देखो, सब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन देखो। जितना ज्यादा इस रिलेशन को एक्सप्लोर करोगे उतना आपको जो है ना पूरी इंजीनियरिंग एक कहानी की तरह नजर आएगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन स्टोरी की तरह समझ में आएगी कि सारी चीजें ना एकदम इंटरलिंक्ड है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपको समझ आएगा यही सब्जेक्ट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इन सब्जेक्ट्स का महत्व क्या है। वरना तो अगर ऐसे देखो तो इंजीनियरिंग में यार 20-25 सब्जेक्ट पढ़ते हो, सारे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन सबके अंदर ना एक कॉमन थीम होता है, कुछ कॉमन कंसेप्ट्स होते हैं जो आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं फिर लैप्लास। तो यार लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पता है कहां आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। अब मैं इतना तो उम्मीद करके चलूंगा कि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में लैप्लास हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये करता क्या है? देखो लैप्लास का फायदा ये होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जैसे d²y/dt², ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में। एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है ना उतनी s की पावर बन जाती है। जैसे अगर d²y/dt² है तो s² ys हो जाएगा, जिससे कि डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। और एक चीज तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे अग्री करेंगे कि सॉल्विंग अ एल्जेब्रिक इक्वेशन इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में यार आप निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, आप निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लंबा जाएगा सॉल्यूशन। जितनी हायर ऑर्डर इक्वेशन होगी उतने ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे सॉल्यूशन में। एक एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालोगे यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। बहुत लंबा और बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है। इसीलिए इवन अगर गेट एग्जाम में देखो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ जाता है ना तो बच्चे क्या प्रेफर करते हैं? बच्चे प्रेफर करते हैं ऑप्शन वेरिफिकेशन रेदर देन कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो उसी लेंदी प्रोसेस को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, काफी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या करता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। तो देखो यही लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एल्जेब्रिक इक्वेशन, और फिर सिंपल एल्जेब्रिक रूल से उसे मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। अब डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहां से आया, क्या हुआ? हमने बात की ना सबसे पहले एक एलटीआई सिस्टम की। ठीक है, ये क्या था? एक एलटीआई सिस्टम। सर ये एलटीआई सिस्टम क्या होता है? यार ये आप सिग्नल्स में पढ़ते हो, है ना, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं। एलटीआई होता है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है सर, ये लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? देखो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक इनपुट लेके आउटपुट दे दे। सिंपल सी बात है ना, इनपुट को प्रोसेस करके जो एक डिजायर्ड आउटपुट दे दे वही सिस्टम है। तो अगर मैं लीनियर की मैं बात करूं बेटा, अगर मैं लीनियर की बात करूं, मैं ब्रीफली आपको लीनियर और टाइम इनवेरिएंट का आइडिया दे रहा हूं भाई। लीनियर की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर इनपुट लगा x1t और इससे आउटपुट आया y1t, अगर इनपुट लगा x2t और इसका आउटपुट आया y2t। अब बेटा अगर आप एक ऐसा इनपुट लगाते हो जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, अगर आप एक ऐसा इनपुट लगाते हो जो x1 और x2 से बना है, कैसे बना है ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं c1x1t प्लस c2x2t और मान लो इसका आउटपुट आता है yt। तो सिस्टम लीनियर तब होता है बेटा
जब ये जो आउटपुट आ रहा है ना, इनपुट्स को कंबाइन करके ये इनके इंडिविजुअल आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाए। बात को समझिएगा, इनपुट्स को जैसे कंबाइन किया है, अगर उसी फॉर्म में आउटपुट कंबाइन हो जाए, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर सिस्टम। ना सिर्फ आउटपुट कंबाइन हो जाए बेटा, लेकिन साथ साथ उसमें कोएफिशिएंट्स भी सेम रहे, यानी x1 और x2 का अगर c1 c2 कोएफिशिएंट है तो y1 y2 का भी c1 c2 कोएफिशिएंट होगा। राहुल बेटा आपका आंसर हो गया है चैट के अंदर, प्लीज आप जो है स्पैम ना करें प्लीज। अब अगला है भाई टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट पता है क्या बताता है? टाइम इनवेरिएंट हमको यह बताता है कि यार अगर देखो xt का आउटपुट yt आता है, तो अगर xt को शिफ्ट कर दिया जाए, यहां पे अगर टाइम शिफ्टिंग कर दी जाए तो आउटपुट में भी टाइम शिफ्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यानी टाइम शिफ्टिंग सेम रहेगी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। टाइम शिफ्ट रिमेन सेम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बात समझ में आई? मजा आया? तो ये दो चीजें होती हैं जो कि मिलके बनाती हैं एक एलटीआई सिस्टम को। अब देखो कंट्रोल सिस्टम के अंदर ज्यादातर जो हमारा डिस्कशन चलेगा ना, वो एलटीआई सिस्टम के अराउंड ही चलेगा। यानी जिन सिस्टम्स का मैं एनालिसिस करूंगा, जिन सिस्टम्स के बारे में मैं स्टडी करूंगा, ऑल ऑफ देम विल बी एलटीआई सिस्टम। बट जब हम लोग लास्ट चैप्टर में जाते हैं, लास्ट कह लो, सेकेंड लास्ट कह लो, स्टेट वेरिएबल के अंदर, वहां पे जाके ना आप टाइम वेरिएंट सिस्टम्स को भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में जितने भी सिस्टम स्टडी करोगे, चाहे रूट लोकस पढ़ लो, राउथ हर्विट्ज पढ़ लो, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लो, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ लो, एवरीथिंग इज फॉर अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। बात समझ में आई? अब बात है इसमें लैपलास ने क्या कर दिया। चलो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब बेटा लैपलास जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, फोरियर के बाद, फोरियर एक साइंटिस्ट खुद भी थे ना, फोरियर के बाद एक थ्योरी दी। पहले तो फोरियर ने एक थ्योरी दी, फोरियर दे गए फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लैपलास जी आए। लैपलास ने कहा भाई जो बातें तुमने की है ना, मैं उन सबको जनरलाइज कर देता हूं, है ना। अब पूरा तो मैं नहीं बता रहा फोरियर की थ्योरी को कैसे इन्होंने जनरलाइज किया, बट अभी के लिए आप ये समझो। लैपलास ने क्या बोला भाई कि अगर आप यहां पे एक इनपुट लगाते हैं e⁻st, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, सम कांस्टेंट इनटू e⁻st। इस डेफिनेशन को बोला गया आइगन फंक्शन। क्या बोला गया? आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन इनपुट में लगे और एकदम उसी के जैसा आउटपुट पैदा हो जाए, which is multiplied by a some number, it may be a real number, it may be a complex number, है ना, तो उसे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, e⁻, या फिर st की जगह ना आप एक काम करो, आप e⁻at लिख लो, ठीक है, फिर आपको लगेगा ना s तो वेरिएबल होता है, e⁻at। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, e⁻at is eigen function of LTI system, eigen function of LTI system, ठीक है, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, कंडीशन भी डाल दी भाई, ऐसे ही नहीं चलेगा, प्रोवाइडेड A belongs to ROC of transfer function, A belongs to ROC of ट्रांसफर फंक्शन। सर ये ROC क्या है बेटा? ROC का मतलब होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मैं आपको आगे समझाऊंगा ये चीज, अभी के लिए इसको जाने दो। ट्रांसफर फंक्शन पे भी आऊंगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो लैपलास की थ्योरी कहां से शुरू हुई? लैपलास की थ्योरी शुरू हुई आइगन फंक्शन से।
आइगन फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है? व्हेन अ इनपुट इज एन आइगन फंक्शन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सिमिलर फॉर्म एज द इनपुट। आउटपुट की वही फॉर्म होती है बेटा जो इनपुट की होती है, यही डेफिनेशन है आइगन फंक्शन का। ठीक है, अब बात आती है कि लैपलास ने लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या बोला। देखो ट्रांसफॉर्म जो होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्म जब आप पढ़ते हो ना, ये क्या करता है, ये चेंजेस द डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका काम होता है फंक्शन का डोमेन चेंज करना। सर ये क्या मतलब हुआ डोमेन चेंज करना? इस बात का क्या मतलब है भाई? देखो इस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब है, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? बचपन में जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बना रहे हो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यूज आप डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन। क्या कहलाता है वो बेटा? वो कहलाता है डोमेन। तो ट्रांसफॉर्म डोमेन चेंज कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहां पे एक होता है बेटा मेरे बच्चे, एक होता है टाइम डोमेन। क्या होता है? टाइम डोमेन। यानी एक फंक्शन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टाइम, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक टाइम। ठीक है, तो यहां पे इसको चेंज करता है एस डोमेन में। अब ये एस डोमेन क्या चीज है? एस डोमेन का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस। समझ रहे हो डोमेन चेंज का क्या मतलब है? डोमेन यार बेसिकली समझो एकदम मैथमेटिकल टर्म्स में, डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बदल देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? चेंज ऑफ डोमेन। तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो एक्चुअली चेंज करता है टाइम से फ्रीक्वेंसी में। लैपलास किस में चेंज करता है? टाइम डोमेन से एस डोमेन के अंदर। तो लैपलास का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? देखो हम ये लिखते हैं एच ऑफ एस इज इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसको बाइलेटरल लैपलास भी बोलते हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, बाइलेटरल यूनिलेटरल। लेकिन आप ये समझो, ये है बेटा आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अब आप यहां पे अगर देखें, यहां पे राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टी है। एच के अंदर क्या लिखा है? टी लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे एच के अंदर क्या लिखा है? एस लिखा है। इसका मतलब है यहां पे वेरिएबल है एस और यहां पे वेरिएबल है टी। दूसरी बात, जब भी आप टाइम डोमेन में यूज करते हो बेटा तो आप लोअर केस लेटर यूज करते हो, एच टी में देखो। और जब आप एस डोमेन यूज करते हो तो वहां पे आप अपर केस लेटर यूज करते हो। टाइम डोमेन में लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपर केस को यूज करते हैं। यहां पे एस क्या होता है बेटा? एस को लिखा जाता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये ओमेगा वही है बेटा फ्रीक्वेंसी, बट पता है क्या होता है? फोरियर ने जो लिया था ना वैल्यू, फोरियर ने जे ओमेगा टी का यूज किया था। यानी फोरियर ने क्या लिया था? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जे ओमेगा। लैपलास ने बस क्या एक्सटेंड कर दिया कि अगर फोरियर इमेजिनरी ले सकता है तो मैं उसमें रियल जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना दूंगा। मेन चेंज ये किया था लैपलास ने, समझ रहे हो? लैपलास ने फोरियर के ट्रांसफॉर्म को जनरलाइज किया था। जब फोरियर ने ट्रांसफॉर्म दिया था ना तो उसने जे ओमेगा का यूज किया जो कि था प्योरली इमेजिनरी। यानी फोरियर ने जो वेरिएबल यूज किया, फोरियर ने जो डोमेन यूज किया, दैट वाज प्योरली इमेजिनरी डोमेन। लेकिन लैपलास ने क्या बोला? प्योरली इमेजिनरी का जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें अगर सिग्मा को 0 कर दूंगा तो इमेजिनरी, ओमेगा को 0 कर दूंगा तो रियल। तो हमने क्या किया? हमने रियल और इमेजिनरी दोनों का यूज करके ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर दिया। तो जनरलाइज कर दिया ना लैपलास ने इसको। तो बेटा जब बात होती है ना, देखो एस डोमेन की, तो यहां पे बात होती है एस प्लेन की। यहां पे बात होती है बेटा एस प्लेन की।
स्वयं देखो यार, अगर ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाएंगे ना, फिर नोट्स वोट्स का फंडा भूल जाना, फिर नोट्स आप प्रिंट नहीं ले पाओगे, उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाने में, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा एस प्लेन। इसकी जो एक्स एक्सिस होती है दैट इज रियल पार्ट ऑफ एस विच इज सिग्मा, और वाई एक्सिस जो होती है वो होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस यानी जे ओमेगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये एक स्पेशल केस होता है लैपलास का, तो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैपलास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कीपिंग सिग्मा इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू जे ओमेगा। सही है, एस को जे ओमेगा रख लो यार। लेकिन देन अगेन बेटा, देन अगेन आप एस की कोई भी वैल्यू तब रखोगे विच इज अलाउड। मतलब क्या होता है, देखो एक फंक्शन में ना ऐसा नहीं होता इनपुट में कोई भी वैल्यू लगा दो। फंक्शन में जो इनपुट होता है वो इनपुट, ठीक है, वो इनपुट क्या होता है, इनपुट की रेंज डिफाइंड होती है, यानी कि इनपुट की कुछ ही ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें अप्लाई करना अलाउड होता है। उसके अलावा जो भी इनपुट्स होते हैं ना, उन्हें अप्लाई करना आपको अलाउड नहीं होता। तो हम ये कहेंगे प्रोवाइडेड सिग्मा इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू ROC। ROC क्या है भाई? ROC है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? ये वो वैल्यूज होती हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिन पे की फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। जैसे एक एग्जांपल लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो फंक्शन ऑफ x है 1/x या log x है, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। x को ना 0 या नेगेटिव नंबर लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? यही है बेटा कॉल्ड एज ROC इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो वेरिएबल है ना वो है s। s की कौन सी वैल्यू फंक्शन में रखना अलाउड है वही है ROC। s की कौन सी वैल्यू फंक्शन में रखना अलाउड है वही है ROC। बट s जो है ना, s एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे तो मैंने जो आपको fx बताया, ठीक है, जो मैंने आपको fx बताया उसमें x तो एक रियल नंबर था, बट अगर लैपलास में जाओगे तो जो वेरिएबल s है, s जो है आपका क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो फंक्शन में पुट करने से फंक्शन एक ठीक वैल्यू देता है, इंफिनिटी नहीं चला जाता, अनडिफाइंड नहीं हो जाता, उसको सबको क्या बोलते हैं बेटा? ROC। बात समझ में आ रही है सबको? ROC का मतलब बताओ सभी लोग क्या होता है? ROC का मतलब होता है फंक्शन की कौन सी, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कौन सी वैल्यूज फंक्शन में रखना अलाउड है जिससे कि फंक्शन आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बेटा अभी इस पे साइनोसॉइडल पे नहीं जा रहे, अभी तो मैं ट्रांसफर फंक्शन पे भी नहीं आया, तो साइनोसॉइडल की क्या बात करूं। ठीक है, अब जरा ये देखो, e⁻ AT ut इसका लैपलास निकालना है। वैसे निकालते हैं बेसिक से। कैसे? f ऑफ s ये फंक्शन हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें मल्टीप्लाई करना है e⁻ st और इंटीग्रेशन। अब बेटा ये जो ut होता है, ut फंक्शन तो आप लोग जानते होंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल में बेसिक फंक्शंस में पढ़ाया जाता है। इट इज 0 फॉर ऑल t लेस देन 0 एंड 1 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। 0 पे अनडिफाइंड होता है,
0 से पहले 0, 0 के बाद 1। अब ये मत कहना सर 0 पे हाफ होता है, वो हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता है, बट ये जो नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ना, ये 0 पे अनडिफाइंड माना जाता है। तो अब ये 0 के आगे ही जब 1 है, देखो 0 के पहले ये 0 है ना, तो जब आप इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी से 0 जाओगे तो ये वैल्यू 0 रहेगी, जिससे ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। और जब आप 0 से इंफिनिटी जाओगे तो ये वैल्यू होगी 1। तो आपने इसको 1 रख दिया। समझ में आई बात? बेसिकली इंटीग्रेशन दो पार्ट में तोड़ लिया, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, इसको लिमिट्स में कैसे यूज करते हैं ना, कि पहले लोअर लिमिट रख लो और बाद में अपर लिमिट, है ना, पहले लोअर लिमिट रख लो और बाद में अपर लिमिट रख लो, इस टाइप से यूज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/s प्लस ए। इंफिनिटी पे 0 चला जाएगा ना, यहां पे इंफिनिटी डालने से e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। लेकिन यहां पे बेटा ऐसा तब होगा प्रोवाइडेड s प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। यही कहलाता है ROC। बात को समझिए मेरे बच्चों, बात को समझिएगा। यहां पे हुआ क्या, देखो आपने बोला इंफिनिटी डालने पे 0 जाएगा। कैसे बोला? आपने बोला e की पावर माइनस इंफिनिटी सर 0 है, तो आपने ये मान लिया ना कि s प्लस ए पॉजिटिव था। मान लो s प्लस ए नेगेटिव होता, मान लो s प्लस ए नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस, तब तो ये e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी बन जाता। ठीक है, तब तो e की पावर इंफिनिटी क्या बन जाता? इनफाइनाइट। लेकिन अभी आप 0 कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये s प्लस ए पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यही तो है बेटा ROC। ROC का मतलब s की क्या रेंज है, s की कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे लैप्लास एग्जिस्ट करेगा, s की ऐसी क्या कंडीशन है जिसको अगर डिफाइन कर दे तो हम ये कह सकते हैं लैप्लास विल बी फाइनाइट, दैट इज कॉल्ड एज ROC। अब कुछ लैप्लास की प्रॉपर्टीज बेटा, जैसा मैंने बोला थोड़ा हमें फटाफट जाना होगा क्योंकि लैप्लास का एप्लीकेशन है कंट्रोल में। लैप्लास पूरा सिग्नल जितना थोड़ी पढ़ेंगे 6-8 घंटे। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है। लिनियरिटी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है बेटा, हर ट्रांसफॉर्म में होती है। कहते हैं कि अगर x1t का लैप्लास है x1s और जी x2t का लैप्लास है x2s। अभी मैंने आपको सिस्टम में लिनियरिटी बताई बेटा, वही है घुमा फिरा करके लिनियरिटी हमेशा। तो फंडा ये है कि अगर मेरे भाई आप x1 और x2 को कंबाइन कर लें तब ये भी कंबाइन हो जाते हैं। अच्छा पता है वैसे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म या कोई भी ट्रांसफॉर्म सिर्फ LTI सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मैंने अभी आपको LTI सिस्टम पढ़ाया ना, तो LTI सिस्टम के लिए ही ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तभी ये सारे ट्रांसफॉर्म काम करते हैं। बात क्लियर हुई? तो लिनियरिटी क्लियर है। अगर आप दो फंक्शंस को कंबाइन करोगे तो उसी तरह से उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि अगर xt का लैप्लास xs होता है तो फिर x ऑफ माइनस टी का क्या होगा? बताओ भाई, किसी को पता है ये प्रॉपर्टी क्या होगा x ऑफ माइनस टी का? अगर मैं टाइम को रिवर्स कर दूं तो मेरे लैप्लास पे क्या फर्क आएगा? बताओ भाई, देखिए कौन बताएगा। इसमें होता है x ऑफ माइनस s। ठीक है, यानी देखो एक एग्जांपल लेता हूं। अभी आपने देखा e की पावर माइनस AT/UT, इसका लैप्लास था 1/s प्लस ए, s ग्रेटर देन माइनस ए, यही था ना? हाँ ठीक है। अब बेटा अगर इसमें टाइम रिवर्सल करते
तो आप t की जगह ना माइनस टी डालो, तो at हो गया, u ऑफ माइनस टी। यहां लैप्लास में क्या होगा, s की जगह माइनस s, यहां पे भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्लियर हो गई बात। s की जगह माइनस s आ जाता है, तो देखो ROC के अंदर भी s की जगह माइनस s डाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी s की जगह माइनस s डाला। समझ में आया इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना होता है। तो बहुत सारे बच्चों को देखो यहां तक तो इन्फो रहती है, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा ये नहीं समझ आता, क्योंकि ROC भी बदलता है। ROC में भी s की जगह माइनस s डालोगे, ठीक है। अगला आता है भाई कॉन्जुगेशन। देखो ये सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम में काहे का कॉन्जुगेट, यहां पे क्या कहते हैं कि अगर x का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो इधर भी कॉन्जुगेट हो जाता है। लेकिन ना सिर्फ राइट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट होता है, बल्कि फंक्शन के अंदर भी s का कॉन्जुगेट करना होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखो आप ये जानते हो s होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा, तो ये जो s का कॉन्जुगेट है ना, ये होता है सिग्मा माइनस j ओमेगा। यानी जहां आप s लिख रहे थे, जैसे मान लो यहां पे s प्लस a है ना, तो यहां आप लिखोगे s कॉन्जुगेट प्लस a। क्या लिखोगे, s कॉन्जुगेट प्लस a। पूरे फंक्शन का भी कॉन्जुगेट लेना है, यानी इस पूरे फंक्शन का तो कॉन्जुगेट लोगे ही लोगे, उसके अंदर s का कॉन्जुगेट भी लिया जाएगा। टाइम शिफ्टिंग, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है यार, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। यहां पे क्या कहते हैं कि xt का लैप्लास अगर x ऑफ s है, तो जब x t माइनस टी नॉट कर दो तो यहां पे ना एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है एक्सेस, ठीक है। यहां पे लेकिन ROC रिमेन्स सेम, शिफ्टिंग से ना ROC पे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई बात। तो जब आप x t माइनस टी नॉट करते हो तो एक्सपोनेंशियल में आता है माइनस एस टी नॉट। क्या आता है, माइनस एस टी नॉट। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो ROC लेकिन आपका सेम ही रहता है यहां पे, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहती है अगर xt का लैप्लास x ऑफ s होगा, टाइम स्केलिंग का मतलब होता है अगर टाइम में आपने t की जगह t में कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रख दिया, जैसे मान लो x t बाई 2 लिखा, तो आप ये कह सकते हो ना at के अनुसार a की वैल्यू हाफ है। t बाई 2 का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू टी। तो आप ये कह रहे हो अगर आपने टाइम में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, at कर दिया, तब इसका लैप्लास क्या आता है, 1 बाय मॉड ए एक्स एस बाई ए, 1 बाय मॉड ए एक्स ऑफ एस बाई ए। तो ये आ जाता है आपका टाइम स्केलिंग के अनुसार इसका लैप्लास। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ROC की बात करें, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे ये ले, ठीक है, 1 बाय एस प्लस 2, ROC आएगा s ग्रेटर देन माइनस 2। ये कैसे लिखा सर, बेटा e की पावर माइनस 80 लिखा था ना, e की पावर माइनस 80 उसी से लिखा है, a की जगह 2 रख दिया है, ठीक है। अब देखो और समझो, मान लो मैंने 4t कर दिया u2t। यूनिट स्टेप में पता है स्केलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यूनिट स्टेप में स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या करोगे, इसका लैप्लास आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, s की जगह सॉरी s बाय 2 प्लस 2, ठीक है। और 1 बाय ए, 1 बाय ए का मतलब हुआ a है यहां पे 2, तो 1 बाय 2, तो ये आ गया 1 बाय s प्लस 4। और ROC में पता है क्या करना रहेगा, s की जगह s बाय 2 डालोगे, क्योंकि यहां s बाय 2 हो गया ग्रेटर देन माइनस 2, तो s ग्रेटर देन माइनस 4, ऐसे होगा।
क्लियर हो गई मेरी बात क्लियर हुई सबको? बताओ जल्दी से। मेरे को क्या करना है, s की जगह s बाय a डालना है, बाहर 1 बाय a से मल्टीप्लाई करना है बेटा। यहां पे a है आपका 2, यहां पे आप a लेके चले हो 2, तो 1 बाय a माने 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 1 बाय s प्लस 4, और जो ROC था वहां पे भी s की जगह s बाय a यानी s बाय 2 डाला। तो जो चेंज पता है s वाले वेरिएबल में आएगा ना, वही s आप ROC में भी डालोगे। अगर s रखा है तो s ही डालोगे, 2s हो गया तो 2s डालोगे, s बाय 2 हो गया तो s बाय 2 डालोगे। कन्वोल्यूशन इन टाइम, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है यार। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर भाई तुम्हारे पास दो फंक्शन है जिनका लैप्लास तुमको पता है, xt और yt हैं दो फंक्शन, बट ये हमारे कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी, याद रहे। तो xt कन्वॉल्व विद yt जब करोगे तो इसका लैप्लास क्या आएगा, xs डॉट ys। और पता है ये फोरियर के अंदर भी होता है, ये फोरियर के अंदर भी होता है। और देखो यहां पे ROC पे क्या फर्क आता है कि अगर इसका ROC है R1 और इसका ROC है R2। ROC माने s की वो वैल्यू जहां फंक्शन फाइनाइट आता है, s की वो वैल्यू जहां फंक्शन फाइनाइट आता है। तो बेटा ये प्रोडक्ट तब फाइनाइट होगा जब ये दोनों के दोनों फाइनाइट हो। दो फंक्शन का प्रोडक्ट तब फाइनाइट आएगा जब दोनों फंक्शन फाइनाइट होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि ROC आएगा R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों फाइनाइट होंगे तभी इनका प्रोडक्ट भी फाइनाइट होगा। तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ROC, R1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, R2 भी होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, माने इंटरसेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कन्वोल्यूशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। चाहे फिर फोरियर हो, लैप्लास हो, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, कन्वोल्यूशन को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम ट्रांसफर फंक्शंस की बात करते हैं, क्यों कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से इतना कुछ करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि टाइम डोमेन में जब कन्वोल्यूशन करना पड़ता है, कन्वोल्यूशन काफी लंबा प्रोसेस होता है। दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, उनको इंटीग्रेट करो, उससे काफी आसान है मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए तो हम ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच डिराइव कर पाए। अब मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, अगेन बेटा वही बात है, अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ टाइम में तो ये लैप्लास में कन्वोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या होता है, अगर आप ऐसे करते हो ना xt yt, तो ये आता है, ठीक है। यहां पे 1 बाय 2 पाई जे एक एक्स्ट्रा आता है, बट देन अगेन बेटा ये प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पसेस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन इतना नहीं आएगा। बट हाँ चलो, कन्वोल्यूशन वाला मैं आपको समझा दूंगा कि यहां से ट्रांसफर फंक्शन पे कैसे गए। जब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो लैप्लास की इस प्रॉपर्टी का मैं आपको यूज करा दूंगा कि सिग्नल एंड सिस्टम में किसी सिस्टम का आउटपुट कैसे निकलता था, फिर वहां पे लैप्लास लेके कैसे हम एस डोमेन में आए और एस डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ। डिफरेंशिएशन इन टाइम, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की वजह से तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। ये ना हो तो कुछ भी ना हो। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, देखो dxt बाय dt, इसका लैप्लास होता है बेटा s एक्सेस माइनस x ऑफ 0 प्लस। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो सेकेंड टर्म आ रही है s एक्सेस तक तो ठीक था, ये है इनिशियल वैल्यू ऑफ xt। क्या है ये, इनिशियल वैल्यू ऑफ xt। समझ में आ रही है बात, xt की इनिशियल वैल्यू है ये,
तो टाइम डोमेन में इनिशियल यानी टाइम में जो जीरो पे वैल्यू होगी जस्ट आफ्टर जीरो, जीरो प्लस का मतलब होता है जस्ट आफ्टर जीरो, तो बेटा जीरो प्लस पे जो वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी एस एक्सेस में से, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले लूं, और मेरे बच्चों ये चीज की चिंता छोड़ दो कितना सिलेबस होगा कितना नहीं होगा, पहले पढ़ना तो शुरू करो। तुम समुद्र में उतरने से पहले ही गहराई नापते रहोगे, किनारे पे खड़े हुए कभी उतरोगे नहीं, तो तैरना कभी सीखोगे भी नहीं। तुम लोगों को क्या है ना, इंफॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए, बस पढ़ना नहीं है। एक बार ये संतुष्टि मिल गई ना, सारा सिलेबस कराया जाएगा, फिर सब आराम से बैठेंगे। अब सर तो करा ही रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। सर करा रहे हैं ना, हम उसमें खुश हैं बहुत। अरे भाई मेरी मेहनत से रैंक आती होती तो बात ही क्या थी, मेहनत तो तुम्ही को करनी है, तो पढ़ो ना बैठ के, पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ना नहीं है। तो देखो इस टाइप से चलता रहता है बेटा। तो यहां पे ना ये मत सोचना x की पावर n-1, इसका मतलब है n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव का आपको लैप्लास निकालना है उतनी सारी इनिशियल कंडीशन आपको चाहिए होती है, ठीक है, उतनी सारी इनिशियल कंडीशन आपको चाहिए होती है। हाँ बेटा सेकंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। तो ये प्रॉपर्टी VVI लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंट्रोल में मैथ्स में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम आएगी। इवन पता है बहुत बार गेट में ऐसा देखा भी जाता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ गया तो आप कर दो उसको लैप्लास से, खत्म कर लो, निपटा लो, उसमें कोई टाइम थोड़ी लगना है। तो उसके लिए लेकिन लैप्लास ऐसे लिखना पड़ेगा एक एक डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन इन टाइम, तो यहां पे देखो क्या होता है, -∞ टू t x टाउ डी टाउ, ठीक है। तो इसका लैप्लास होता है xs अपॉन s। देखो जैसे यहां पे s मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहां डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा है डिफरेंशिएशन। और -∞ से 0 तक जो भी x का एरिया है दैट डिवाइडेड बाय s, ठीक है। तो -∞ से t तक था ना, तो -∞ से 0 वाला एरिया ऐड करके आप s को डिवाइड करोगे। अगर यही 0 से होता, अगर यही 0 से होता तो सिर्फ एक्सेस बाय s बनता, क्योंकि फिर -∞ से 0 वाला एरिया लेना ही नहीं था ना। रवि कह रहे हैं सर डिसाइड कैसे करेंगे कितने ऑर्डर तक। देखो जैसे मान लो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता रवि, तो यहां लिखते s² एक्सेस माइनस sx0, s की पावर 1 आ गई ना, यहां पे s की पावर 0 है, अगर आप ध्यान दो, s की पावर 1 x0 माइनस s की पावर 0 x-0। समझ में आया? s की पावर 0 तक जाना है, और कहां से शुरू करना है, s की पावर n से। तो अगर ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, आपको समझ आ जाएगा कैसे सोचा जाता है, d² xt बाय dt²। तो पहले s² से शुरू करना, xs, फिर एक पावर घटा लो x0, फिर एक पावर और घटा लो x-0। बस और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, s की नेगेटिव पावर में थोड़ी हमें जाना है। बात क्लियर हो गई? कैसे डिसाइड होता है कहां तक? हाँ ये लैप्लास सिग्नल और मैथ्स में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। हाँ जी, आई एम करेंटली इन सेकेंड सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर ज्वाइनिंग एन अकेडमी। हाँ बेटा कवर कर सकते हो बिल्कुल, यस यू कैन कवर फॉर गेट 23। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, तो देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे फंडा ये होता है कि अगर xt का लैप्लास है आपके पास एक्सेस, तो हम कहते हैं txt का लैप्लास क्या होता है, -d/ds ऑफ एक्सेस। तो यानी कि जब आप यहां पे t से मल्टीप्लाई कर देते हो बेटा, t से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो -d/ds, फर्स्ट टर्म में 0 नहीं लिखा गया, लिखा तो है 0, लिखा तो है भाई, ये तो x ऑफ s है ना, इसमें 0 थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो ट्रांसफॉर्म है, ये xt का ट्रांसफॉर्म है एक्सेस, जो xt एक फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्म है एक्सेस। देखो मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं तुम्हें,
एग्जाम्पल देखो, जैसे e टू द पावर माइनस 2t ut, इसका है सपोज 1/s+2, यही होता है ना, ये xt है। अब अगर मैं तुमसे कहूं d² xt बाय dt², तो तुम क्या लिखोगे, s² xs माइनस s x0 माइनस x'0। अब इसमें x ऑफ 0 अगर आप इसके अंदर 0 डालोगे तो ये आएगा 1, और x' अगर निकालोगे इसका डेरिवेटिव, तो इसमें अगर 0 डालोगे भाई तो ये आएगा -2। तो ये वैल्यूज आप यहां पे डाल दो। अब समझ में आ गया? अब समझ आ गया प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। पहले आपको xt का लैप्लास पता होना चाहिए जो s² में आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये वाला बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं VVVI लिखूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब ये क्या है? ये कहती है अगर फंक्शन की टाइम डोमेन में, अगर फंक्शन की टाइम डोमेन में वैल्यू चाहिए 0 पे या इंफिनिटी पे, तो उसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे निकाले। मान लो मेरे पास फंक्शन टाइम डोमेन में पता ही नहीं है, मुझे ये नहीं पता x ऑफ t क्या है, मुझे उसका ट्रांसफॉर्म पता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि फंक्शन की इनिशियल और फाइनल ये वैल्यूज कितनी होंगी अगर मैं इसको लैप्लास की मदद से निकालूं। अगर मैं लैप्लास की मदद से निकालूं तो ये वैल्यूज क्या होंगी, तब वहां ये थ्योरम यूज होती है। अब देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए कंडीशन ये होती है, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर, ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर, यानी न्यूमरेटर में जो s की पावर है, अगर वो डिनोमिनेटर में s की पावर से कम हो गई तो हम उसके लिए ही ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। अब ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है? ये कहती है भाई कि अगर x ऑफ 0 प्लस चाहिए तो आपको करना पड़ेगा लिमिटिंग। देखो अगर टाइम में 0 लोगे तो s में इंफिनिटी, s एक्सेस, ठीक है। लेकिन याद रहे ये थ्योरम सिर्फ कहां लगेगी? जहां ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर सर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? अगर सर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं बेटा? तो मैं कहता हूं इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए, देन टेक इनवर्स लैप्लास। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्व इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो आप टाइम डोमेन में आंसर निकालिए फिर इनवर्स लैप्लास लेकर के। बात क्लियर है? अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप टाइम डोमेन में आंसर निकालेंगे बाय टेकिंग इनवर्स लैप्लास। व्हाट अबाउट फाइनल वैल्यू थ्योरम? फाइनल वैल्यू थ्योरम, अब यहां पे हम क्या कहते हैं? यहां पे भी देखो दो कंडीशन होती हैं, एक तो प्रॉपर फंक्शन, दूसरी एक और कंडीशन आती है ऑल पोल्स मस्ट लाई इन LHP with at most one pole at origin। मतलब कि पोल क्या होता है? देखो पोल का मतलब समझिएगा बच्चों, पोल का मतलब है जहां पे आपका फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए, जहां लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डिनोमिनेटर 0 आ जाता है ना, उसे पोल कहते हैं।
तो ये जो पोल्स हैं ये लेफ्ट हाफ प्लेन में आने चाहिए। इसका मतलब है लेफ्ट हाफ प्लेन का कि जो भी पोल है उसका एस का रियल पार्ट नेगेटिव होना चाहिए। रियल पार्ट नेगेटिव होगा तभी तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में जाएगा। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हाफ में कब जाएगा? जब रियल पार्ट नेगेटिव होगा। तो अब हम यहां पे क्या कहते हैं, एक्स ऑफ इंफिनिटी इज लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस एक्सिस। बट याद रहे ये दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और अगर अगेन बेटा ये ट्रू ना हो तब क्या करें? तब बेटा फिर से कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पे टाइम डोमेन में लाएं और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। टाइम डोमेन में आके टी की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो। बेटा ये क्लास डेली शाम 6 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। साई प्रसाद, देयर इज स्टिल नो कोर्स ऑन इसरो, वंस द डेट्स आर अनाउंस्ड वी माइट लॉन्च अ टेस्ट सीरीज और वी माइट लॉन्च अ शॉर्ट कोर्स। जरा ये देखो, xs is 4 by s square minus s is the Laplace transform of xt. What will be its final value? अब जरा ये देखिए बेटा, इसका डिनोमिनेटर आप लोग नोटिस करो क्या है, s माइनस 1। अब यहां पे डिनोमिनेटर को अगर आप 0 कर दो तो आपको पोल मिलेंगे। एक तो मिलेगा ओरिजिन पे s आ रहा है 0 और एक मिलेगा 1 पे, ठीक है। तो ये जो 1 है ये तो पॉजिटिव है, तो यानी राइट हाफ प्लेन में लाई करेगा। तो यहां पे फाइनल वैल्यू थ्योरम तो नहीं लग सकती, यहां पे फाइनल वैल्यू थ्योरम तो नहीं लग सकती। लेफ्ट हाफ में कहां पे होगा? देखो मतलब ये है, अभी मैंने आपको एस प्लेन पढ़ाया था ना यार, अभी मैंने आपको एस प्लेन पढ़ाया था। तो देखो ये होता है सिग्मा जे ओमेगा, तो ये राइट हाफ प्लेन होता है बेटा और इधर होता है लेफ्ट हाफ प्लेन। अब देखो आपका एक पोल ओरिजिन पे आ रहा है और एक 1 पे आ रहा है, तो राइट हाफ में घुस गया ना, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी। अगर यही -1 पे आ रहा होता तो ये लेफ्ट साइड होता। लेफ्ट साइड किसके? लेफ्ट हाफ ऑफ वाई एक्सिस। वाई के लेफ्ट में अगर पोल आया तो फाइनल वैल्यू लग सकती है, y के राइट में अगर एक भी पोल चला गया तो फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी। ये मत सोचना फाइनल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, फाइनल वैल्यू आ सकती है लेकिन थ्योरम से नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या कहोगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। बात समझ में आ गई? आंसर तो निकाल सकते हैं, बस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या करा जाए भाई? करा ये जाए कि इस फंक्शन को ब्रेक कर लिया जाए। कैसे? देखो इसको ऐसे लिख लो, पार्शियल फ्रैक्शन भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कल के लेक्चर में करा दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां से पता है अगर xt निकालोगे इनवर्स लेके तो ये बनेगा। अब x से इंफिनिटी अगर निकालोगे ना तो e की पावर t के कारण ये इंफिनिटी जाएगा। तो आपको टाइम डोमेन में आके करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से राइट साइड में तो लग सकती है ना सर, मतलब मैं समझा नहीं, 1 से राइट साइड में तो लग सकती है। फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए कंडीशन ये होती है कि सारे पोल y एक्सिस से लेफ्ट में ही होने चाहिए। एक भी पोल अगर y एक्सिस के राइट में लाई कर रहा है तो थ्योरम नहीं लगेगी। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये जो लिखने का तरीका है ना इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मैं पार्शियल फ्रैक्शन आपको कल के लेक्चर में कवर करा दूंगा। अब ये देखो जरा, ट्राई करो। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से कर दो यार इसको। चलो देखें, पहले वाले पार्ट का निकाल दो यार। इसमें s+1 और s+1 तो कट ही रहे हैं, तो 1/s आ रहा है। यहां से तो पता है कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि yt जो है वो ut है। 1/s किसका लैप्लास है? ut का। तो इनिशियल वैल्यू 0 के जस्ट बाद 1 होती है,
इन्फिनिटी पे भी क्या आती है, 1 आती है। चाहे तो थ्योरम लगा लो यार, चाहे तो थ्योरम लगा लो, समझ रहे हो, थ्योरम लगाओगे तो भी दोनों वैल्यू 1 ही आएंगी, थ्योरम नहीं लगाओगे तो भी 1 आएंगी। अब इस पे आओ यार, इस क्वेश्चन पे आओ। ये प्रॉपर है, डिनोमिनेटर में s की पावर 3 बन रही है, ध्यान से देखो, s इंटू एस स्क्वायर, s की पावर 3 बन रही है और यहां s की पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर में s की पावर ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके बिहाफ पे अगर इनिशियल वैल्यू निकाली जाए तो क्या कंडीशन थी, लिमिटिंग s टेंडिंग टू इंफिनिटी s बाय s। अब यार अगर s मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर तो s की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, s मल्टीप्लाई किया ना ये वाला s, और नीचे कितनी है, नीचे पावर है 3, तो ये तो 0 जाएगा। जब नीचे s का क्यूब है ऊपर s का पावर 2 है तो इंफिनिटी रखने पे 0 जाएगा। अब फाइनल वैल्यू के लिए एक और कंडीशन चेक करते हैं, इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आप लिखोगे ऐसे, 0 किया तो बेटा इसके 2 पोल आएंगे, s इक्वल टू 0 और s प्लस माइनस j2। कैसे, s स्क्वायर प्लस 4 को 0 करके। अब ये जो दोनों पोल हैं प्लस माइनस j2, ये इमेजिनरी पे लाई कर रहे हैं, तो बेटा यहां पे फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। कंडीशन ये थी कि सारे पोल लेफ्ट हाफ में होने चाहिए, हद से हद एक पोल ओरिजिन पे आ जाए, इससे ज्यादा कुछ भी हमने कंडीशन नहीं दी। हमने बोला या तो सारे लेफ्ट में और ज्यादा तुम्हें छूट चाहिए तो चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक पोल आप ओरिजिन पे भी डाल देना, ज्यादा से ज्यादा, इतना हमने छूट दिया था। लेकिन ये तो हमारी छूट का फायदा उठा लिया, ये तो इमेजिनरी पे 2 पोल डाल दिया भाई, इमेजिनरी पे बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं लगाएंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। बात समझ में आ गई? प्रॉपर फंक्शन चेक करना है, पोल्स की लोकेशन चेक करनी है, तब फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब चलो ये वाला टॉपिक फिर मैं आपको कल कराऊंगा, आरओसी वगैरह, ठीक है। और ये चलो कर लेना यार, ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, ये असाइनमेंट जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे ना तो आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, ये आप बना लेना, अगर कुछ अटकेगा तो कल देख लेंगे, ठीक है। आंसर कीज भी दे रखी है। अब देखो, जो कोई बच्चा अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है, ये जान लो बेटा 20% ऑफ चल रहा है अभी, 28 ऑफ अप्रैल तक है। और अगर आपको तैयारी करनी है, मेरा अभी EMFT चल रहा है, इसके बाद नेटवर्क आने वाला है, कल से बेटा मैं इलेक्ट्रोस्टैट तैयार शुरू कराऊंगा। तो अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो मेरे साथ EMT एकदम बेसिक से कर सकते हो, लेकिन कोड याद रहे अंकित ESE। इस कोड से डबल बेनिफिट है, एक तो ये है कि देखो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। आप जब भी आओगे ना अनअकैडमी पे तो आप एक चीज जरूर देखोगे, सुबह 7 बजे मैं आपको क्लास लेता मिलूंगा एंटायर ईयर में। यहां पे आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी कराऊंगा और लास्ट में सारे सब्जेक्ट में खुद आपको रिवाइज कराऊंगा, ये फायदा है। दूसरा क्या है, आप कभी भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, कभी भी आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है मेरी टीम के थ्रू आप मेरे साथ कॉल पे आ सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोड। और देखो यार, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम आपको अभी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके अंदर आपके पास है टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट हैं। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। और पता है अभी इसी मंथ कंट्रोल सिस्टम के टेस्ट लाइव हुए हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। नोट्स बेटा मैं अनअकैडमी कम्युनिटी पे डालता हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सीधे कम्युनिटी पे PDF ओपन नहीं होगी रवि, उसका प्रीव्यू नहीं मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना, बड़ी PDF होती है इसीलिए प्रीव्यू नहीं होती है। और देखो हमने स्टडी मटेरियल भी लॉन्च कर दिया बेटा गेट वाले बच्चों के लिए। ये स्टडी मटेरियल लेकिन प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है। ये स्टडी मटेरियल में जो है ना, टॉप टीचर्स आपके इसको रिकमेंड करते हैं, बहुत डिटेल में इसके अंदर सारा सिलेबस कवर किया गया है। हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल जा सकती है। चैप्टर वाइज, चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसे कहीं भी कभी भी रेफर कर सकते हो क्योंकि ऐप पे अवेलेबल है। तो ये मटेरियल ना आपके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट बन जाता है जब आप तैयारी करते हो। स्वयं बेटा आपके अलावा कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं कह रहा है। अब आउट ऑफ 100-200 स्टूडेंट एक बच्चे के लिए तो बैकग्राउंड नहीं चेंज करेंगे ना यार, ठीक है।
और देखो जो भी बच्चा गेट आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेता है 1 साल या उससे ज्यादा का, उनको ये स्टडी मटेरियल ना घर पे डिलीवर कराया जाएगा पूरा का पूरा हार्ड कॉपी में। और देखो ये नया बैच स्टार्ट हुआ यार 20 अप्रैल से, जिसमें ईएमटी मैंने स्टार्ट किया है, एनालॉग सिद्धार्थ सर ने स्टार्ट किया, बीवी रेड्डी सर ने नेटवर्क स्टार्ट किया है। तो ये 3 टीचर्स मिलके आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। और 2024 वाले बच्चों के लिए भी सेम सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। और देखो यार, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता कि ऑनलाइन से रैंक आ सकते, तो आप इस साल का रैंक देखो। अनअकैडमी से इलेक्ट्रिकल ईसी में इलेक्ट्रिकल में रैंक 1, रैंक 6, AIR 7, 9, 10, 21, 31, 36, 62, 68। तो आप खुद देखो बेटा किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिस इज रियली अ लेजेंडरी रिजल्ट, मतलब इससे बेटर रिजल्ट नहीं आ सकता था। और इसीलिए बेटा अगर आप भी चाहते हो रिजल्ट, तो स्टडी फ्रॉम टॉप टीचर्स, जो कि आपको अनअकैडमी पे एक साथ मिलते हैं। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा आइकॉनिक लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना सकता है। यहां पे एक पर्सनल कोच होता है जो खुद एक टॉपर है, और ये आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कैसे रैंक लानी है। और यहां पे ये आपका ना पूरा टाइम टेबल बनवाएगा, स्टडी प्लान, कब आपको पढ़ना है, कब आपको सोना है, कब उठना है, डेली कितना कवरेज करना है। तो आपको इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना, फिर बस आपको फोकस्ड होकर मेहनत करनी है। प्लानिंग सारी ये कोच करेगा। टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में। टेस्ट एनालिसिस आपको दिया जाता है, जहां आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताई जाती है। स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर कराया जाएगा। और डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी होंगे, तो आप कोच के साथ 1-to-1 सेशन सेट करके डाउट्स भी पूछ सकते हो। अगर आइकॉनिक अफोर्ड ना कर पाओ तो प्लस पे आ जाओ। प्लस के सारे बेनिफिट आइकॉनिक को भी मिलेंगे, ठीक है। जो कोई प्लस वाला बच्चा होगा उसको जो कुछ मिल रहा है वो आइकॉनिक वाले बच्चे को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो बाहर वाले बेनिफिट है आइकॉनिक के, ये प्लस में नहीं जाते। प्लस में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, हर संडे टेस्ट होता है, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी हैं, सारी चीजें। बस आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, कोड आपको याद रखना है, दैट इज अंकित ESE। बहुत इजी है। और देखो यार, यहां पे आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो बेटा। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको ना सिर्फ इस कोड से 10% ऑफ मिलेगा, बल्कि 20% ऑफ मिलेगा। नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। और आप यहां पे ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो। रवि बेटा देखो, लोन हर एक को नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या है कि उसके लिए आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक किए जाते हैं। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू डिजर्व टू गेट अ लोन, तो ही लोन अप्रूव होता है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे के लिए लोन अप्रूव हो जाए। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल भाई। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहां पे मैं आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको सभी नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, और साथ ही साथ आपको सारे अपडेट्स में यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आप क्या करो, मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाल लो, फिर इस लिंक को ना ब्राउजर में डालना, कोई भी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम जैसे, ये अपने आप टेलीग्राम में खुलेगा, ज्वाइन कर जाना। हाँ बेटा, प्लस से अगर गेट का सिलेबस पढ़ लोगे तो हो जाएगा इसरो भी। और देखो अनअकैडमी पे आके ना आप जितने चाहे उतने डाउट पूछ सकते हो। जैसे यूट्यूब में तो यार रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपके कोई न्यूमेरिकल डाउट तो बता नहीं सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल आप पोस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन अनअकैडमी पे अगर आप आओगे तो कोई भी न्यूमेरिकल का बस फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना, ब्रांच अपनी टैग कर देना, जैसे इलेक्ट्रिकल, ये बता देना किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। अगर वैसा क्वेश्चन, उससे सिमिलर क्वेश्चन पहले से होगा तो फिर आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर वैसा नहीं होगा तो फिर आपको जो है ना कुछ टाइम बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा। और फिर भी अगर आपको सोल्यूशन अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे डाउन वोट कर सकते हो, थम्स डाउन देके ये कह सकते हो कि रिव्यू करो, तो आपको नया सोल्यूशन बना के दिया जाएगा। हाय जय। और देखो, अगर किसी को कोई भी बात करनी है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, ये मेरी ही टीम का नंबर है। अगर आप इस पे कॉल करते हो तो ऑफर से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, लेटेस्ट आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी आंसर हो जाएगी। लेकिन कोड ना भूलें, अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, और कल हम लैपलास ट्रांसफॉर्म वाइंड अप करेंगे। लेट्स क्रैक इट।